लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये लाइट को पहले एब्जॉर्ब करता है, या कोई भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो रहा है, और एक्साइट होने के बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसको? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। जो प्राइमरी का मतलब क्या? जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। हमें हमें क्या पढ़ना है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को अगर अपन अच्छे से देखते हैं, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? जिसमें देखो इसको अपन ने थोड़ा सा जूम किया, ठीक है? जूम करने के बाद में ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? ये आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है? उसके बाद ये आपका रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर जो है यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है? क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। कब डोनेट करेगा? जब ये एक्साइट होगा। अपन ने बोला था ना कि जो आपका लाइट है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट होता है। एक्साइट होगा तो वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में रिलीज करता है। कोई केमिकल रिएक्शन करता है, कोई हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, कोई किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो कोई आपका लाइट को ही इमिट कर देता है। हम यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला रिएक्शन, ठीक है? तो 4 रिएक्शन अपन ने 4 मैकेनिज्म पढ़े थे अलग अलग एनर्जी को रिलीज करने के, तो उसमें से एक क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। तो क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है ये इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। बट ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कब करेगा? जब ये एक्साइट होगा। एक्साइट कब होगा? जब इसके पास में एनर्जी पहुंचेगी। बट एनर्जी कौन पहुंचाएगा? तो एनर्जी पहुंचाने के लिए हमारे पास में होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये बना होता है किससे? आपके पेप्टाइड और नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, ठीक है? तो ये ऐसे मान के चलो कि ये यहाँ पे आपका प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में फिक्स हुआ है, ठीक है? और ये प्रोटीन के साथ में नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 15 से 20 क्लोरोफिल ए एंड बी ही होते हैं, ठीक है? बाकी आपके पास में बीटा कैरोटीन है तो वो आपका एब्जॉर्ब करेगा। बिलिन पिगमेंट होता है वो आपका लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में एक लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू दी अनदर। तो इन दिस वे ये आपका सीक्वेंस में पहुंच जाता है एनर्जी किसके पास में? क्लोरोफिल ए के पास में जो रिएक्शन सेंटर में। और इसके पास में अगर एनर्जी पहुंच गया तो फिर ये एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है। तो ये अपने ये जो अपने डायग्राम पढ़ा था, तो इसमें ये आपका क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है, ठीक है? जिसमें ये आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे टूवर्ड्स दी रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में फिर आपका क्लोरोफिल ए जो है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसको? आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चलो ठीक है यहां तक अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम। हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं।
ठीक है क्या? तो ये आपका फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ये अब हम सब प्लांट का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? फोटो सिस्टम 1 एंड 2, और फोटो सिस्टम 1 और 2 की अगर अपन बात करते तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को कौन से वेवलेंथ के ऊपर? तो ये आपका फार रेड रीजन, ठीक है, इसमें ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो इसको बोला जाता है P700, क्योंकि ये 700 के ऊपर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका 680 के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करता है, मतलब रेड रीजन आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम 680। क्लियर है क्या? फोटो सिस्टम 1 कॉल्ड एज P700, फोटो सिस्टम 2 कॉल्ड एज P680। तो फोटो सिस्टम 2 रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो फोटो सिस्टम 1 जो है ये फार रेड की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करता है। चलो ये ठीक है यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। इसके लिए हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट जो है, इसमें इमर्सन ने क्या किया? यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, इसको वाई एक्सिस के ऊपर लिखा, ठीक है। तो रेट आपका ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर इसने अलग अलग ट्रीटमेंट दी, जिसके ऊपर ये रेट को कैलकुलेट कर रहा है। तो इसने सबसे पहले प्रोवाइड किया रेड लाइट को, ठीक है। उसके बाद में इसने प्रोवाइड किया फार रेड लाइट को, और सबसे लास्ट में इसने प्रोवाइड किया दोनों लाइट। अब हमें क्या करना है कि जब हम रेड लाइट को प्रोवाइड करते हैं तो हमें फोटोसिंथेसिस जो है इसके रेट को कैलकुलेट करना है। तो आप रेड लाइट के ऊपर जब फोटोसिंथेसिस करोगे तो इसका ग्राफ यहां तक जाएगा। आपने लाइट को ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ये रेट आपका यहां तक पहुंच गया। उसके बाद आपका लाइट आपने ऑफ करने के बाद फोटोसिंथेसिस आपका घट गया। चलो क्लियर है कि यहां तक ही? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट फार रेड लाइट पे आपने ऑन कर दिया, और उसके बाद फिर से आपने उसको ऑफ कर दिया। तो ये भी आपका कुछ इसी तरीके का ग्राफ देगा। ऑन किया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और रेट आपका मैक्सिमम कितना है? इतना। ये हाईएस्ट पीक हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये ग्राफ है अपना, और यहाँ पे अपने लाइट को ऑन किया तो ये ग्राफ आपका बढ़ते गया, और ये हाईएस्ट रेट है। तो ये अपन रेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बराबर ना।
तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको ग्राफ इस तरीके का मिल रहा है, जिसमें रेट जो है, ये रेट आपका फार रेट और रेड लाइट के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली सेम ही मिल रहा है, ठीक है। बट जब आपने दोनों लाइट को जब प्रोवाइड किया, तो आपका जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो बढ़ गया। तो इसमें भी हमने दोनों लाइट को ऑन या ऑफ किया, तो दोनों कंबाइन अगर आप प्रोवाइड करते हो, तो ये जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको छोटा ही निकाला है, बट ये पीक इससे भी डबल है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है कि अगर बोथ लाइट आपने प्रोवाइड किए, रेड एज वेल एज फार रेड, तो फोटोसिंथेसिस का रेट आपका बढ़ जाता है। और ये किसके वजह से हुआ? ये किसके वजह से हुआ? दोनों लाइट प्रोवाइड करने की वजह से, है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे हाईएस्ट कब होता है? जब आप रेड एज वेल एज फार रेड लाइट को प्रोवाइड करते हो। मतलब फोटोसिंथेसिस दो लाइट के ऊपर कैरिड आउट किया जाता है, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। आप इंडिविजुअली रेड लाइट को प्रोवाइड करते हो तो भी फोटोसिंथेसिस होता है, और फार रेड को प्रोवाइड करते हो तो भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब रेड पे एब्जॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम अलग है, और फार रेड के ऊपर एब्जॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1 जो 700 के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, फोटो सिस्टम 2 जो 680 के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। इसको बोला जाता है इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट है रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो नेक्स्ट ये आपका रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है, इसको एक्सप्लेन किया था किसने? TW एंजलमैन ने, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपका एक बीकर लिया और उस बीकर में इसने अलगी को ऐड कर दिया, ठीक है। ये अलगी यहाँ पे ऐड कर दिया इसने। अलगी ऐड करने के बाद ये लाइट प्रोवाइड कर रहा है। लाइट इसने पास किया प्रिज्म से। तो आप अगर लाइट प्रिज्म से अगर पास करते हो, तो लाइट को ये अलग अलग वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको जितने भी कलर की लाइट्स है, मतलब 7 कलर जिसको अपन विग्योर बोलेंगे, ये आपको मिल जाएगा। अब क्या होगा कि हर एक रीजन पे अलग अलग लाइट है, ठीक है। जैसे कोई रीजन पे आपका वॉयलेट लाइट मिल रहा है, इसको ये रीजन पे वॉयलेट मिल रहा है। उसके बाद में ये जो आपका रीजन है, यहाँ पे इसको ब्लू मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इसको क्या मिल रहा होगा? रेड, ठीक है ना। तो इन दिस वे ये अलग अलग रीजन में इसको लाइट मिल रहे हैं। अब ये हर एक वेवलेंथ जो है लाइट, अलग अलग जो लाइट है आपकी, इसको ये स्पाइरोगायरा जो है ये एब्जॉर्ब करेगा। बट अपन ने क्या बोला कि क्लोरोफिल जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी के ऊपर आपका फोटोसिंथेसिस होगा, बराबर। क्योंकि फोटो सिस्टम इज टोटली डिपेंड ऑन दी, या रिएक्शन सेंटर इज टोटली डिपेंड ऑन दी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। जब लाइट को एब्जॉर्ब करके देंगे तभी रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी पहुंचेगी, और तभी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ का लाइट अगर आप प्रोवाइड करते हो, तो जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये आपका स्पाइरोगायरा या उसके पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसी के ऊपर फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस जो है
ये अगर यहाँ पे कैरिड आउट किया जाता है तो ब्लू रीजन जहां पे है, मतलब ब्लू लाइट जहां पे थी और रेड लाइट जहां पे थी, ये दो रीजन के ऊपर फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट किया जाता था। और इसका इंडिकेशन क्या है कि फोटोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रेड रीजन था यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था और ब्लू रीजन जो है यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये कैसे पता चला? तो इसने यहाँ पे जो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया है, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया मतलब जो आपके ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होने वाले बैक्टीरिया है, इसको इसने इनोकुलेट कर दिया। तो जहां पे ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस होता था वहां पे ये इनका पॉपुलेशन इसको दिखता था। ठीक है, तो इससे इसने ये प्रेडिक्शन लगाया कि रेड लाइट और ब्लू लाइट रीजन में ही अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है मतलब वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है। वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये वेवलेंथ के ऊपर ही आपका जो स्पाइरोगायरा है या फोटो सिस्टम है ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। अगर आप उसके आगे जाते हो, रेड रीजन के अगर आगे जाते हो तो उसके बाद में ऑक्सीजन प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट। चलो ठीक है क्या यहाँ तक हाँ सबको समझ में आ गया? ये रेड ड्रॉप इफेक्ट और जो आपका इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क के लिए भी आते हैं, 2 मार्क के लिए भी आते हैं। ठीक है क्या यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट चलो, तो लाइट एब्जॉर्बिंग फेज में जितना भी था बेसिक वो अपन ने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते अपन फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो वर्ड है फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका मीनिंग क्या है ये पहले समझ लो। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन ये जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो इसका मतलब फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट एनर्जी को हम यूज करेंगे किसके लिए? जो भी आपका एडीपी और पीआई है इनके बीच में लिंकेज बनाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो एडीपी का फॉस्फोराइलेशन करने के लिए हम लाइट एनर्जी को अगर यूज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन के एनर्जी को फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसके लिए हमने पढ़ा था। यहां तक ठीक है क्या? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है ये 2 टाइप का होता है। एक है आपका साइक्लिक और दूसरा होता है आपका नॉन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आपको समझना है
तो इसके लिए हमें पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को पढ़ते और उसके बाद में हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है इसको बोला जाता है जेड स्कीम। इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसी के ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका जेड स्कीम, ठीक है, जो 4 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है। इसमें आपको सिर्फ जो सीक्वेंस है उसको याद रखना है, वो सीक्वेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमने ई मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को पढ़ा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, या अपन बोलते पावर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। किसके पास में ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए अपन बोलते हैं कि जिसका डेल ई या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब मोर निगेटिव, ज्यादा की बात मतलब मोर निगेटिव, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका क्या है निगेटिव है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। तो जिसका वैल्यू निगेटिव वो इलेक्ट्रॉन का डोनर, जिसका वैल्यू पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो हर एक रेडॉक्स पेयर जो होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना NAD इज टू NADH प्लस H पॉजिटिव, तो वैसे ही आपका FAD इज टू FADH2, ये जो है ये रेडॉक्स पेयर है, इसको अपन क्या बोलते हैं रेडॉक्स पेयर। और ये हर एक रेडॉक्स पेयर का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन के पोटेंशियल के वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि NAD जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा या डोनर रहेगा, FMN जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा या डोनर रहेगा। तो जिसका वैल्यू निगेटिव वो डोनर, जिसका वैल्यू पॉजिटिव वो एक्सेप्टर। ठीक है यहां तक? हाँ। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिख रहा है जेड स्कीम में आपको? वोल्ट। वोल्ट। एनर्जी इन वोल्ट। क्या दिया है ई का मतलब क्या? ई का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, जो वोल्ट में होता है। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो रिएक्शन है उसको पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका P680 है, ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? लाइट को। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस में है। ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस में है, बराबर है कि ये 0 है आपका, ऊपर माइनस वैल्यू नीचे प्लस वैल्यू। P680 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, P680 बन गया स्टार। मतलब ये कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। जहां पे नहीं समझा वहां पे पूछ लेना, ठीक है। P680 एक्साइटेड स्टेट है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है रे? माइनस है कि प्लस है? माइनस। माइनस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा कि डोनर रहेगा?
डोनर रहेगा। पक्का। तो डोनर। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है फियोफाइटिन को। ठीक है, यहाँ तक किसको डोनेट कर रहा है? हाँ फियोफाइटिन। फाइटिंग ठीक है, फियोफाइटिन जो है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल P680 से कम है कि ज्यादा है? प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में कम है उससे। प्लस में है ना, मतलब प्लस में अगर इसका वैल्यू है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, बराबर। ये अगर क्यूनोन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो क्यूनोन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका वैल्यू फियोफाइटिन से मोर पॉजिटिव होना चाहिए, और वो है, आपको दिख रहा है। तो हमने अरेंजमेंट कैसे किया है, देखो P680 इसका वैल्यू मोर निगेटिव, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फियोफाइटिन को। क्यों फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में है। फियोफाइटिन क्यूनोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि इसका वैल्यू इससे फियोफाइटिन से भी मोर पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो जेड स्कीम में आपको जो जिगजैग पैटर्न में जो अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन लिखी है, ये कब आपको देखने को मिलती है? जब हम ग्राफ में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रख के ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखी ना, वो भी आपको इसी पैटर्न में मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन उसी मॉलिक्यूल को डोनेट करना पड़ेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये जो आपका रिएक्शन ये ऐसे निकल के आया है, जेड जिगजैग पैटर्न में निकल के आया। क्यों निकल के आया? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रख के ये डायग्राम निकाला है। समझ में आएगा इसको जेड स्कीम क्यों बोला जाता है? हाँ ये अच्छा हाँ सर। दिखने के लिए अपन ऐसा नहीं निकालते, ये अपन ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को रिलेट करके उसको निकाला है। ठीक है, अब देखो फियोफाइटिन से क्यूनोन, क्यूनोन ए बी और उसके बाद साइटोक्रोम B6F। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो एक इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अब ये फाइनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? P700 को। किसको डोनेट कर दिया इसने? P700 को। यहां तक ठीक है क्या? P700 अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये भी कौन से स्टेट में चला जाएगा? एक्साइटेड। बराबर। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा A0 को। ठीक है, A0 डोनेट करेगा A1 को। A1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन सल्फर सेंटर को, दैट इज FeSX A एंड B। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? फेरेडॉक्सिन को। ठीक है, फेरेडॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपके फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को। और फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज जो है ये फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। देखो इसका नाम क्या है? फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। मतलब फेरेडॉक्सिन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और डोनेट कर देगा किसको? NADP को। तो NADP इज कन्वर्टेड टू NADPH। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर। तो ये जो आपका अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है, इसमें आपके पास दो फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम 2 कॉल्ड एज P680 एंड फोटो सिस्टम 1 कॉल्ड एज P700। तो ये फोटो सिस्टम 2 था और ये आपका फोटो सिस्टम 1 है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो A0 आपने लिखा है वो आपका क्लोरोफिल है। मोस्टली ये क्या होता है? क्लोरोफिल। एंड
A1 जो है ये मोस्टली क्यूनोन होता है, ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? तो आपने डायरेक्ट A0 A1 की जगह पे क्लोरोफिल एंड क्यूनोन भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? ठीक है सर, अ, ठीक है सर। मैं ना लेक्चर